सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ नीलकंठ के कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप लोगों ने ये पूरा पाठ अच्छे से पढ़ा होगा नीलकंठ का, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक रेखा चित्र है। इसमें नीलकंठ एक मोर का नाम होता है और मोरनी का नाम होता है राधा। तो आप लोगों ने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था। तो आप सभी बच्चे इसके कुछ प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बच्चे इसके प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये आप चित्र देख रहे होंगे जिसमें महादेवी वर्मा बैठी हुई हैं और किताब पढ़ रही हैं। पास में नीलकंठ नाम का मोर नाच रहा है और उसकी मोरनी राधा उसके पास इधर उधर घूम रही है। तो प्रश्न अभ्यास है निबंध से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो बच्चों, मोर मोरनी के नाम जो रखे गए कि मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी सदा मोर के आसपास घूमती रहती थी इसलिए उसका नाम राधा रखा गया, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। जब महादेवी वर्मा लेखिका उनको अपने घर ले गई, उनको खरीद कर, तो बड़े जाली के घर में उनका किस तरह से स्वागत हुआ। तो उनका स्वागत इस तरह से हुआ कि जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों के पहुंचते ही वहां हलचल मच गई और अन्य जीवों को वैसा ही कौतूहल हुआ जैसा नववधु के आगमन पर परिवार के बाकी सदस्यों को होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठे उन्हें परखने लगे और छोटे खरगोश उनके आसपास उछलकूद मचाने लगे। तोते मानो सही निरीक्षण के लिए एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। तो बच्चों, वहां उपस्थित जितने भी जीव थे उन्होंने सबने अपनी अपनी तरह से उनका स्वागत किया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। चेष्टाओं का मतलब है उनके द्वारा की गई कौन सी एक्टिविटी है जो उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर है, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना और विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची करके दाना चुगना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना और आदि चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी। इसके अतिरिक्त पंखों को फैलाकर उसका नृत्य करना भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न आप नोट करेंगे, प्रश्न संख्या 5। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिएगा कि नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक फूलों से लदे नए पत्तों वाले वृक्ष भाते थे, यानी कि उनको अच्छे लगते थे। बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर और बेचैन हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अब भाई, अच्छे अच्छे फूलों को देखकर, उनको देखकर तो किसी का भी मन करेगा कि उनके आसपास घूमने का, उनको देखने का। तो ठीक उसी तरह से मोर का मन भी करता था बसंत के मौसम में, बसंत ऋतु में बाहर घूमने का। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। अब आप जानते हैं कि जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा अपने क्रूर स्वभाव के कारण किसी से मित्रता करना ही नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना ही पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी।
तो इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न आपके लिए। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप सभी ने देखा कि जब सांप ने शिशु खरगोश के शरीर का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था, तो शिशु खरगोश ची ची करता हुआ चीख रहा था और नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। शिशु खरगोश की आवाज सुनकर एक झटके में वह नीचे आ गया और अपनी सहज चेतना से ही वह समझ गया कि सांप के फन पर चोंच मारने से शिशु खरगोश घायल हो सकता है। इसलिए उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना मारा कि वह अधमरा हो गया और शिशु खरगोश उसके पंजों से छूट तो गया पर बेसुध सा वहीं पड़ा रहा। सांप का काम तमाम करके नीलकंठ खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, यानी कि उसको गर्माहट देते रहा। इसके बाद है अगले प्रश्न निबंध से आगे। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जानकर प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो बच्चों आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि रेखा चित्र किसी के जीवन के मुख्य अंगों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें कोई एक कहानी नहीं होती वरन संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावात्मकता और संवेदनता होती है और सभी विद्यार्थी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे गए रेखा चित्रों को पढ़ेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। बच्चों कभी आपको अगर ऐसा मौका लगे कि मोर आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने बसंत ऋतु में जब मोर नाचें तो उनको देखिएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर पुस्तकालय से ऐसी कहानियों कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। तो आप सभी अपने पुस्तकालय में जाएंगे और वहां से कुछ ऐसी कहानियां कविताएं खोजकर पढ़ेंगे जिससे कि मोर के नाचने और वर्षा ऋतु के आपस में संबंध हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर अनुमान और कल्पना। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था पाठ में कि नीलकंठ मोर वो मर गया था तो लेखिका उसे अपनी शॉल में दबाकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले गई। तो उस समय की जो भाव थे लेखिका के मन में, उन भावों को यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है। दूसरा प्रश्न है नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों आपने जिस तरह से नीलकंठ नाचता था, नृत्य मीन्स नाचना, तो उसका आपने अपने शब्दों में उसका वर्णन आपने यहाँ पर करना है। यानी कि नीलकंठ जैसे आप समझिए कि जैसे नाचता था तो ऐसा लगता था जैसे इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को मंडराकर नाचता था और उसका सहज ही रूप, सहज नाच बहुत सभी के मन को भाता था। अब इसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात में लिखा है रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाए। तो बच्चे आप लोग इसी तरह से यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को बनाएंगे। दूसरा है विस्मय। विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत 2 शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ मिलने से या हो गया है और अ आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जैसे क, अ, क इत्यादि। तो बच्चों आप इसको पढ़िएगा और यहाँ पर एक हरे से बॉक्स में आप लोग देख रहे होंगे संधि और विग्रह। तो यहाँ पर नील आभ, नील धन आभ, तो नीलाभ हो जाएगा।
इसी तरह से सिंहासन है तो सिंहासन को आपने अलग अलग करना, सिंह प्लस आसन। संधि में देखेंगे नव आगंतुक, तो इसको एक साथ लिखेंगे नव आगंतुक। दूसरा है विग्रह में मेघाच्छन, तो इसको अलग अलग करेंगे, मेघ प्लस आच्छन। ठीक है, तो आप सभी इन चीजों को कंप्लीट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।